तुम मेरे हो भाग 13। चलो मेहर तुम्हें तुम्हारे पुरखों का घर दिखाती हूँ। बोलते हुए दादी मेहर को घर के अंदर ले गई। अंदर से ये महल और भी सजा हुआ था। शायद मेहर ने कभी अपनी कल्पना में भी ना सोचा होगा। उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर था ये घर। उसने एक सरसरी सी नजर पूरे घर कप डाली। बड़ा सा हॉल, यहाँ पर बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। दूसरी तरफ बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। क्या हुआ मेहर, ऐसे क्या देख रही हो? दादी बोली। देख रही है कि बहुत बड़ा घर है। सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक औरत सीढ़ियों से उतरते हुए बोली और देख तो मेहर को ही रही थी महंगी साड़ी में और गहनों से भरी पड़ी। मेहर जो कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी चुप हो गई। रुकमनी बहू है, इस घर की संभल कर बोलना, दादी बोली। माँ मैं तो बस उसके हिस्से की बात कर रही थी। रुक्मणी दादी के पास आकर बोली। मेहर जे है कबीर की चाची। रुकमनी दादी मेहर से बोली तो मेहर ने उनको नमस्ते कहा। रुकमनी ने भी नमस्ते बोला और मेहर को देखने लगी। मेहर को कुछ याद आते ही उसने चाची के पैर छू लिए। सदा खुश रहो, रुकमनी बोली। और तो आप भी यही है। कबीर पीछे से आकर मेहर के साथ खड़ा हो गया और दोनों हाथ पेंट की जेब में रख लिए। हाँ, जैसे ही पता चला कि तुमने शादी कर ली है तो मैं भी आ गए, रुकमनी बोली। तो कबीर चाची के गले लगते हुए सीधा सीधा कहे ना कि अब सिर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो यही आना पड़ा। कबीर बोला और अलग होकर, चाचा जी नहीं दिख रहे, कहाँ रह गए? कबीर बोला। वो भी अते ही होगे। चाची कबीर के चेहरे को छूते हुए और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली। भाई आप आ ही गए? एक लड़की 22 साल की कबीर के गले लगते हुए बोली। तो वही कबीर भी उसके सिर को सहलाते हुए। अरे मेरी सुप्रिया कितनी बड़ी हो गई? कबीर बोला। आपसे तो हमें बात ही नहीं करनी बोलते। वो सुप्रिया मेहर के पास आ गई। शादी कर ली और इतनी सुंदर भाभी को हमसे छुपा कर रखा, हम बहुत नाराज है, सुप्रिया बोली। और मेहर के गले लगकर कैसी है आप? भाभी बोली। मैं ठीक हूँ, मेहर बोली। एक मिनट बोलकर सुप्रिया पीछे खड़े रवि के पास चली गई। मुझसे रोज बात करते थे पर बता नहीं सकते, भाई ने शादी कर ली। दोनों एक जैसे ही हो। एक भाई ने बताया नहीं और दूसरे ने जानबूझकर कर छुपाया। सुप्रिया रवि से बोली। अच्छा बस कर, माफ कर दे, आगे से कुछ नहीं छुपाऊंगा, रवि बोला। चलो पहले बैठ तो जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना, दादी सबको देखकर बोली। तो सब लोग आकर बैठ गए। महर के एक तरफ सुप्रिया बैठी थी तो कबीर दूसरी तरफ आकर बैठ गया। मेहर चुप सी बैठी रही। एक नौकर सबके लिए पानी ले आया। मालिकन खाना तैयार है, रामू काका बोले तो दादी सबको खाना खाने का बोल खुद भी जाकर बैठ गई। मेहर तो बस देख रही थी। एक तो उतने लोग नहीं थे, जितने व्यंजन थे वो भी एक से बढ़कर एक। सुप्रिया सब तैयारी हो गई है ना? दादी सुप्रिया से बोली। जी दादी सब तैयारी है, सुप्रीम बोली। रुकमनी रंजन से पूछ लो कितना काम बाकी है और कितना समय लगेगा, दादी रुकमनी से बोली। सब काम हो गया है माँ, रंजन वही आते हुए बोला और साथ ही दादी के पैर छू लिए। जीते रहो, दादी बोली। कैसे हो कबीर? रंजन वही बैठते हुए बोला। आपकी कृपा से ठीक हूँ, कबीर बोला। लगता है बहू रानी को हमारे बारे में पता नहीं है, रंजन मेहर को डोट देखते हुए बोला। मेहर चाचा जी है, कबीर मेहर से बोला तो मेहर ने भी नमस्ते कर दी। रंजन मैं नहीं चाहती कि आज के दिन कोई तमाशा हो, तो तुम अपने बेटे को समझा देना, दादी रंजन से बोली। नहीं माँ, वो कुछ नहीं करेगा, रंजन बोला। वैसे क्या होने वाला है जिसकी तैयारी इतनी जोर शोरों से चल रही है? कबीर खाते हुए बोला। शादी की तैयारियां चल रही है, सुप्रिया बोली। अच्छा किसकी शादी होने जा रही है? कबीर सुप्रिया को देखकर बोला। आपकी मतलब आपकी और भाभी की? सुप्रिया बोली।
कबीर सुप्रिया को ही देखने लगा गया तो मेहर के हाथ से चम्मच नीचे गिर गया, जिससे उस शांत माहौल में आवाज आई, माफ कीजिए वो गलती से हो गया। मेहर जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। दादी बोली, दादी ये सब करने की क्या जरूरत है? कबीर दादी से बोला, मुझे पता है तुम लोगों ने वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, कोर्ट मैरिज कर ली है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हाँ, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। तो आज ही तुम दोनों की शादी होगी, वो भी सबके सामने, सबके आशीर्वाद के साथ। दादी बोली। मेहर तो बस नीचे टेबल को ही देख रही थी। कबीर ने एक नज़र मेहर को देखा, पर दादी जरूरी नहीं है ये सब। कबीर बोला, मैंने कुछ नहीं कहा ना कि तुमने शादी क्यों की हमें बिना बताए ही। किसी को नहीं पता, मेरे भी कुछ अरमान है, इच्छाएं है, तो बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? दादी गुस्सा करते हुए बोली। सुप्रिया का रूम। मेहर बेड पर बैठी उलझी सी देख रही थी। उसके आगे एक से बढ़कर एक लहंगे रखे गए थे और सुप्रिया एक एक करके मेहर पर लगाकर देख रही थी। ना भाभी, इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है, सुप्रिया बोली। पर मेहर तो किसी सोच में गुम थी। तभी कबीर रूम में आया। अच्छा हुआ भाई आप आ गए, देखो ना हमें तो कुछ सही नहीं लग रहा, सुप्रिया बोली। कबीर ने एक नज़र सब लहंगों को देखा, फिर उनमें से एक डार्क मेहरून कलर का लहंगा निकालकर सुप्रिया को देते हुए, ये वाला सही है, कबीर बोला। वाह भाई, ये तो अभी तक देखा ही नहीं, सुप्रिया बोली। वही मेहर बस कबीर से बात करना चाहती थी। अच्छा भाई, मैं अभी आती हूँ, सुप्रिया बोलकर बाहर चली गई। मुझे शादी नहीं करनी, मेहर खड़े होते हुए बोली। तुमसे किसी ने पूछा क्या? कबीर उसे देखते हुए बोला। देखिए सर, आपकी मनमानी और नहीं चलेगी। मैं किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहती, तो बस आप खुद ही सच बता दे सबको और मुझे इस झूठ से आज़ाद करे, मेहर कबीर से बोली। और अगर मैं खुद चाहूं कि तुम शादी करो, वो भी मुझसे, तो कबीर मेहर की आंखों में देखते हुए बोला। तो मेहर की आंखें हैरानी से भर गई। तो गलत सोच रहे हो आप, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, मेहर कबीर से नजरें हटाते हुए बोली। वही कबीर के होठों पर एक स्माइल आ गई। सही कहा, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। वैसे एक रात का कितना लेती हो? कबीर धीरे से मेहर के कान में बोला। तो वही मेहर हैरान सी उसे ही देख रही थी। अरे ऐसे मत देखो, तुम्हें मैं पे करूँगा, चाहे मैं जो भी करूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा और उस अनाथालय का खर्चा भी चलता रहेगा। कबीर मेहर के चेहरे को देखते हुए बोला। तो मेहर ने गुस्से में आकर थप्पड़ कबीर के चेहरे पर मार दिया। बहुत बकवास कर ली आपने और बहुत सुन लिया मैंने, अब तो बात खत्म ही होगी। बोलते हुई मेहर बाहर जाने लगी। जैसे ही मेहर ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि पीछे से कबीर ने उसकी हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर दीवार से लगा दिया। मेहर तो कबीर की आंखें देखकर ही डर गई, कयूक उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी। दूर रहो मुझसे, मेहर हिम्मत करके बोली। तो अगले ही पल कबीर ने मेहर के बाल पीछे गर्दन से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करके होंठ मेहर के होंठों पर रख दिए और गुस्से से उसे किस करने लगा। मेहर को इस सब की अंदाजा नहीं था। वो जितना कबीर को दूर करने की कोशिश करती, कबीर उतना ही गुस्से से उसे चुमने लगता। मेहर की आंखों में आंसू बह निकले, पर कबीर तो उसे थप्पड़ मारने की सजा दे रहा था। मेहर का हिलना बंद हो गया, उसके शरीर एकदम ढीला पड़ गया। जिन हाथों से वो कबीर को पीछे धकेल रही थी, वो हाथ खुद हवा में झुल गए। कबीर को जैसे ही एहसास हुआ तो वो मेहर से दूर हट गया, तो वही मेहर नीचे फर्श पर गिर गई। कबीर बस उसे देखता ही रह गया। हे उठो, कबीर मेहर के पास आकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला। पर मेहर में कोई हलचल नहीं हुई। कबीर ने पहले उसे बेड पर लिटाया, फिर पास पड़े पानी की छींटे मेहर के चेहरे पर मारे, जिससे मेहर को होश आने लगा। भाभी क्या हुआ? उसी समय सुप्रिया रूम में आते
हुए बोली तो वही कबीर भी मेहर को देखने लगा। वो बस चक्कर आ गया था। मेहर नजरें नीचे करते हुए बोली, आप थक गई होगी, चलो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सुप्रिया बोली और फिर से बाहर चली गई। आगे से कभी भी ऐसी गलती मत करना, दूसरी बार की है। कबीर मेहर से बोला और उठकर जाने लगा और फिर रुककर, सोच लो अभी भी मना किया तो अनाथालय वाले आ रहे हैं गाड़ी से। और आजकल गाड़ी का एक्सीडेंट होना बड़ी बात नहीं है। मेरी दादी को कुछ हुआ तो बचेगे वो भी नहीं, और रही दूसरी बात खुद को नुकसान पहुंचाया तो भी मैं वैसा ही करूंगा जो बोला है। कबीर मेहर को देखकर बोला और अगले ही पल वहां से चला गया। मेहर बस खाली खाली आंखों से उसे जाता देखती रह गई। शाम का समय सब लोग इस बड़े से घर के पिछली तरफ बैठे हुए थे। वहीं पर ही कबीर मेहर की शादी की रस्में पूरी होनी थी। सभी मेहमान आ गए थे। वही वैभव और विभोर भी पहुंच गए थे। कबीर विभोर और वैभव से मिलकर खुश था। रवि भी किसी पर नजर रखे हुए था और वो और कोई नहीं मीनू थी जो वहां पर बच्चों को डोट एक साथ रहने का बोल रही थी। कबीर बताया नहीं वो कौन है जिससे शादी करने जा रहा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कबीर बिना किसी वाब के बोला। दादी भी सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। हवेली के एक कमरे में मैंने पहले ही कहा था कि अपने बेटे के लिए कोई देख लो जिससे उसकी शादी कराकर इस घर को वारिस दे, तो ये पूरी जायदाद के मालिक हम होते, पर नहीं तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। पता चला है आज वो बेहोश हो गई थी। रुकमनी रंजन से बोल रही थी। कोई बात नहीं, बेहोश ही हुई है ना, कुछ नहीं होगा। इस जायदाद के मालिक तो हम ही बनेंगे। रंजन खिड़की से नीचे की तरफ देखते हुए बोला। यहाँ पर सब मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था। सब लोग ये सुनकर हैरान थे कि कबीर चौहान ने शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं है। वही देविका भी वहीं पर सबके साथ थी और वो बस उस समय को कोस रही थी जब उसी ने दादी को फोन करके बताया था कि कबीर किसी लड़की के साथ रह रहा है। तभी तो दादी लंदन से वापस आई थी, वरना वो तो करण के जाने के बाद यहाँ आना पसंद ही नहीं करती थी, और खासकर अपने इस पुश्तैनी घर में। लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई थी, और उसकी वजह ये भी थी कि वो खुद चाहती थी कि इस घर का वारिस कबीर की संतान ही बने। उनको अपने छोटे बेटे बहू पर तो पहले से ही यकीन नहीं था, जो भी उसने अतीत में किया था, पर क्या करे, माँ तो माँ ही होती है। इसलिए आज रंजन इस घर में रह रहा था और उसका बेटा उससे भी आगे है गलत काम करने में। पर सुप्रिया बचपन से ही दादी के साथ रही तो उसका प्यार दादी और कबीर से बहुत था। क्या बात है देविक, तुम किस सोच में गुम हो? रवि देविका के पास आया। उसके हाथ में गिलास भी था जिसे वो पी रहा था। तुम जानते हो वो लड़की क्या है? कोई हैसियत नहीं है उसकी कबीर के साथ खड़े होने में। देविका गुस्से से बोली। देख तो सामने ही रही थी, यहाँ कबीर किसी से बात कर रहा था और वो बहुत ही खुश भी था। तुम्हारी हैसियत तो थी ना कबीर के साथ खड़े होने की, तो फिर क्यों उसे छोड़कर चली गई जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे? तुम्हारी। रवि भी सामने कबीर को ही देखते हुए बोला। तो वही देविका रवि को घूरने लगी। क्यों, मेरी बात बुरी लगी क्या? जानती हो जितना उसे बदलने में वो हादसा जिम्मेदार था, उतनी ही तुम भी जिम्मेदार हो उसके बदलने के पीछे। तुमने उस समय खुद को चुना था, तो आज इतना गुस्सा क्यों? रवि अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए बोला। तो देविका उसे घूरते हुए वहां से चली गई। वही रवि के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हें तो वैसे भी मैं शामिल ना होने देता कबीर की जिंदगी में, रवि सामने देखते हुए बोला। उसी समय एक सपोर्ट लाइट एक तरफ पड़ी। यहाँ पर मेहर खड़ी थी उसी मेहरून लहंगों में जो कबीर ने निकाल कर दिया था। चोली तो बहुत ही सिंपल थी और तो और उसकी बाजू भी पूरी थी, जैसे मेहर के हर सूट की होती है, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हल्के मेकअप के साथ हैवी दुपट्टे को डोट अच्छे से पिन कर रखा था और नेट के दुपट्टे से घूंघट किया हुआ था, जो उसकी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा रहा था।
सब उसी तरफ देख रहे थे। वही कबीर भी मेहर को देखता ही रह गया। इतनी सादगी में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। हमेशा की तरह मेहर की नजरें झुकी हुई थी। रवि कबीर के पास आकर खड़ा हो गया। देख, जिस खूबसूरती को लोग तरसते हैं वो तेरे सामने है। कबीर ने एक बार रवि को देखा। वही मेहर उस लाल कालीन पर चलते हुए आ रही थी, किसी रानी की तरह। उसके पीछे सुप्रिया और मीनू आ रही थी। तो कबीर भी आगे बढ़ गया और मेहर के पास आकर अपना हाथ आगे कर दिया। वही मेहर ने एक बार हाथ और फिर कबीर को देखा। यहाँ कबीर उसे ही देख रहा था। तो मेहर ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया कि तभी लोग अपने फोन से दोनों की तस्वीरें लेने लगे। तो कुछ लड़कों ने आगे आकर उनके फोन ले लिए। सब हैरान से देख रहे। दे सॉरी गाइस, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी को सबके सामने रखा जाए, इसलिए तो कोई रिपोर्ट भी नहीं आने दिया। कबीर थोड़ा गुस्से में बोला तो सब लोगों ने फोन अपनी अपनी जेब में रख लिए। सब जानते थे कबीर के बारे में, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। चले, कबीर मेहर को देखकर बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। वही कबीर के चेहरे पर भी स्माइल आई। अब ये स्माइल सच में थी या लोगों को दिखाने के लिए, ये तो वो ही जाने। और वो मेहर का हाथ पकड़े ही मंडप की तरफ चल दिया। यहाँ पंडित जी पहले से ही कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। कबीर मेहर दोनों ही मंडप में बैठ गए। वही बाकी के मेहमान भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और सब लोग शादी की रस्में देखने लगे। कन्यादान के लिए अम्मा आई थी, उन्होंने ही मेहर का कन्यादान किया। कबीर ने मेहर की मांग में सिंदूर भरा तो मेहर की आंख से कुछ आंसू बह निकले। मंगलसूत्र पहनाया तो कबीर ने मेहर को गौर से देखा और फिर से पंडित जी के कहे अनुसार करने लगा। शादी विधि विधान संपन्न हुई तो दोनों ने पहले पंडित जी के पैर छुए, फिर घर के बड़ों के, जिनमें दादी पहले थी। दादी तो आज बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने तो मेहर को गले से ही लगा लिया। बाकी घर वालों के आशीर्वाद लिए। अम्मा ने भी दोनों को खुश रहने का बोला। मेहर मीनू को देख रही थी तो मीनू ने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, यो नहीं बोलना चाहिए था। मीनू बोली। बस कर, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मेहर ने मीनू के आंसू साफ करते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही उस जगह से दूर वैभव बैठा हुआ था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेहर की शादी हो गई और कबीर ने उससे झूठ कहा था। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब उसे मेहर के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे अपने दिल की बात कर देगा। पर ये सब उसने सोचा नहीं था। वही विभोर उसे ही ढूंढते हुए वही आ गया। भाई, आप यहाँ हो और वहाँ पर शादी हो गई, मैं कब से आपको देख रहा हूँ। विभोर बोला। नहीं, बस वोदी का फोन आया था तो मैं यहाँ आ गया। वैभव फोन दिखाते हुए बोला। ठीक है, चलो, अब रवि भाई आपके बारे में पूछ रहे हैं। विभोर वैभव का हाथ पकड़कर बोला और उसे अपने साथ ही ले जाने लगा। सब लोग एक बड़े से टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और वेटर सबको खाना सर्व कर रहे थे। कबीर और मेहर एक साथ बैठे थे। कबीर रवि और वैभव से मेहर को मिला रहा था। वही कुछ और भी बिजनेसमैन थे जो कबीर को आकर मिल रहे थे, तो साथ ही मेहर को भी मुबारकबाद दे रहे थे। सबने खाना खाया। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, अम्मा बोली तो दादी ने उनको यही रहने का कहा। वैसे भी रात बहुत हो चुकी थी और बच्चियां भी सो चुकी थी, जो कि मीनू और सुप्रिया के साथ एक रूम में थी। तो अम्मा रात रुकने के लिए मान गई। मेहर कबीर के रूम में बेड पर बैठी हुई थी। सुप्रिया और उसके कुछ फ्रेंड्स भी वही बैठी थी, जिस वजह से मेहर कुछ बोल नहीं पा रही थी। यार, सच में तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, एक लड़की बोली। वही सुप्रिया मेहर को देखकर तो भाभी किसकी है, वो बोली। सब लड़कियां मेहर से बातें कर रही थी, जिनका जवाब मेहर दे रही थी। कबीर रवि वैभव और कुछ मेहमान के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातें थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वही वैभव बस चुप सा सबके साथ था। चल ठीक है, अब बहुत रात हो चुकी है, सोने चलो।
सब चाचा रंजन सबको बोले तो सब अपने अपने रूम में चले गए। क्या सोच रहा है? रवि जो कबीर के साथ ही अभी भी बैठा हुआ था वो बोला। कुछ नहीं, कबीर बोला। बस कर यार, कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। रवि बोला। मुझे मत समझा और जा जाकर उस मीनू को देख तू, और एक बात याद रखना, पहले उसके बारे में सब पता कर लेना। कबीर बोला और उठकर चला गया। वही रवि हैरान सा उसे देखता ही रह गया है। ये चीज क्या है? खुद को छोड़कर बाकी सब पर ध्यान देता है, ये वो खुद से ही बोला और उठकर अपने रूम में चला गया। कबीर रूम में आया तो देखा मेहर बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। कबीर ने दरवाजा बंद करा तो मेहर जल्दी से उठकर खड़ी हो। कबीर उसे देखने लगा। वो सुप्रिया अभी अभी गई थी, मेहर ने कहा, और बेड से दूर हो गई। कबीर ने कोई ध्यान नहीं दिया और चेंज करने चला गया। वही मेहर शीशे के सामने आकर अपने सिर से दूपटा हटाने लगी। धीरे धीरे करके उसने सारे गहने उतार दिए, बस हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल ही रह गई थी। सब गहने उसने ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिए थे और सुप्रिया के बताए हुए कबर्ड को खोलकर देखने लगी, जिस सुप्रिया ने बताया था कि उसमें ही मेहर के कपड़े रखे हुए हैं। पर ये क्या, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, मेहर खुद से ही बोली। तभी उसका ध्यान एक बॉक्स पर गया। मेहर ने उसे खोला तो उसमें से एक ड्रेस निकली, जिसे देखकर मेहर का मुंह ही खुला रह गया। ये नाइटी थी जो मुश्किल से ही घुटनों तक पहुंच रही थी और कंधे बस एक पतली सी डोरी पर टिके हुए थे। क्या ढूंढ रही हो? कबीर की आवाज उसके कानों में आई तो मेहर ने जल्दी से वो ड्रेस उस कबर्ड में रख दी और कबर्ड बंद कर दिया। कुछ नहीं, मेहर बोली। कबीर ने एक नजर मेहर पर डाली, उसे घुरते हुए देखा। मैं सोने जा रहा हूं तो चुपचाप सो जाओ, कबीर मेहर को देखते हुए बोला और बेड पर जाकर लेट गया। मेहर भी चुप सी आकर सोफे पर लेट गई, पर एक तो भारी लहंगा और ऊपर से हाथों की चुड़िया जो छोर कर रही थी, मेहर से सही से लेटा भी नहीं जा रहा था, जिससे वो बस करवट ले रही थी और जितनी बार वो करवट लेती उतनी ही बार चुड़ियों की आवाज आती। पिछले आधे घंटे से कबीर परेशान हो गया था तो वो उठा और मेहर के पास आ गया। मेहर कबीर को देखकर हैरान सी रह गई। बस मेहर कुछ बोल ही रही थी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिंचते हुए बेड की तरफ ले गया। वही मेहर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई उसके पीछे चल रही थी। छोड़िए मुझे, मेहर के गले से आवाज निकली तो कबीर उसका हाथ छोड़कर उसे देखते हुए, चुपचाप यहाँ लेट जाओ, कबीर बोला। वही मेहर कबीर को देखकर, नहीं मैं सोफे पर ही ठीक हूँ, मेहर बोली तो कबीर उसे घरते हुए, सोच लो अभी बस बोल रहा हूँ तो लेट जाओ वरना, कबीर बोलते हुए मेहर की तरफ बढ़ा। वही मेहर ने कदम पीछे करे, पर पीछे बेड होने की वजह से वो बेड पर ही बैठ गई। पर कबीर अभी भी उस पर झुक रहा था तो मेहर पीछे की तरफ होते हुए बेड की पीछे जा लगी। वही कबीर मेहर को देखकर अपनी तरफ जाकर लेट गया। मेहर ने गहरी सांस ली। इन कुछ पलों में उसकी आंखों में दहशत सी आ गई थी। मेहर अभी भी सिकुड़कर बैठी हुई कबीर को ही देख रही थी। जब उसे लगा कि कबीर सो चुका है तो वो धीरे से उठने को हुई और इस चक्र में उसने अपने हाथ बेड पर रखे तो एक बार फिर चुड़ियों की आवाज आई। इस बात से बेखबर मेहर जैसे ही आगे की तरफ हुई तो उसी समय एक हाथ मेहर की कमर से लिपटा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेहर डरी सी आंखें बंद करे हुए थी और वही कबीर उसके चेहरे को देख रहा था जो पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। बोला था ना कि चुपचाप लेटी रहो। कबीर की बात सुनकर मेहर ने आंख खोलकर देखा तो कबीर उसे ही देख रहा था। अब जरा सी भी हिली ना तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, बोलते हुए कबीर वापस से मेहर की साइड में लेट गया, पर हाथ अभी भी मेहर की कमर पर ही था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।